equal charges at the vertices of a square. Consider four equal charges Q at each vertex of a square of side A. Find the electric force on any one of the charges. ठीक है, तो यहां पे देखो हमें प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड A दी हुई है और स्क्वायर के हर एक वर्टेक्स पे सेम चार्ज रखा हुआ है, से Q Q Q Q Q, ठीक है, और किसी भी एक पे आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है। तो सी एज वी हैव सीन इन द फंडामेंटल्स कि जब भी रेगुलर पॉलीगन होगा तो बाय सिमेट्री देखो दो कंडीशन है, अगर रेगुलर पॉलीगन है और सब वर्टिसेस पे सेम चार्जेस रखा है। फॉर सिमेट्री देयर आर टू कंडीशंस कि पॉलीगन रेगुलर है और हर एक वर्टेक्स पे चार्ज सेम रखा है, तो हर एक चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लगेगा वो सेम होगा। ठीक, तो बाय सिमेट्री यू कैन से each charge will experience same magnitude, केवल मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, करेक्ट। क्यों मैं केवल मैग्नीट्यूड कह रहा हूं, क्योंकि सब पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो डिफर करेगा, ठीक है। तो वी कांट से कि हर एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स सेम होगी, क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो फोर्स कैन नॉट बी सेम ऑन ईच ऑफ द चार्जेस, हाउएवर देयर मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप किसी भी एक चार्ज को टारगेट बना लो, all four charges will have the same magnitude of the electric force. Now just for some sophisticated working, what we can do, we can name the charges, label the charges, say Q1, Q2, Q3, Q4, and then the question arises, तुम टारगेट किसे बना रहे हो, तो से मैं टारगेट Q2 को बना रहा हूं, करेक्ट। ऑफ कोर्स हर एक चार्ज पे बाकी जो रिमेनिंग थ्री चार्जेस है वो फोर्स लगाएंगे ना, तो तुम Q2 पे निकालोगे तो Q1 लगाएगा फोर्स, Q4 लगाएगा और Q3 लगाएगा, Q3 पे निकालोगे तो Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा, Q4 लगाएगा। तो हमें सब पे फोर्सेस नहीं निकालनी है, वी कैन मेक एनी वन चार्ज एज द टारगेट ना। हमें क्या करना है, टारगेट, क्योंकि सब पे अभी तुमने क्या देखा, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो एनी वन चार्ज, किसी भी एक को आप टारगेट बना लो। ठीक, तो मैं 2 को टारगेट बना रहा हूं। वी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन व्हाइल फाइंडिंग द फोर्सेस। और वो क्या कहता है कि जब आप कूलम्स लॉ लगाते हो तो एक बार में एक पेयर के बीच में लगाते हो और उस पेयर की फोर्सेस में बाकी फोर्सेस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, करेक्ट। तो देखो Q2 को Q1 क्या करेगा, रिपेल करेगा, सेम चार्जेस है, और ये फोर्स इस लाइन के अलोंग बनेगी, लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2, और इसको मैं क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन 2/1, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कूलम्स कांस्टेंट Q2 Q1 mod डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर। तो K Q इंटू Q विल बी Q स्क्वायर, और मॉड हट जाएगा, स्क्वायर इज पॉजिटिव, और ये हो गया A स्क्वायर, करेक्ट। इसी तरीके से 2 पे जो 3 फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, तो आप कहोगे सर 3 2 को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग 2 एंड 3, तो इसको आप क्या लिखोगे, फोर्स ऑन 2/3, और इसका कूलम्स लॉ से अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले तो K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय इनके बीच का रेस्पेक्टिव डिस्टेंस का स्क्वायर, तो K Q इंटू Q विल अगेन बी Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। कोइंसिडेंटली यू कैन सी ये दोनों फोर्सेस का बेटा मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, ठीक। और अब एक फोर्स बची जो Q4 लगाएगा। अब Q4 के लिए सबसे पहले मैं एक लाइन बना दूं, क्योंकि कूलम्स लॉ की फोर्स किधर लगती है, द लाइन जॉइनिंग द पेयर, तो मैंने इसे जोड़ दिया। ऑफ कोर्स ये डायगोनल होगा बाय ज्योमेट्रिकल नॉलेज, तो ये 45 डिग्री होगा। तो Q4 Q2 को रिपेल करेगा, और ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो डायगोनली आउट लगाएगा लाइक दिस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 2/4, फोर्स ऑन 2/4, और ये आपकी फोर्स कितनी होगी, सो यू कैन राइट फोर्स ऑन 2/4 इज कूलम्स कांस्टेंट Q2 Q4 मॉड डिवाइडेड बाय R24 का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो वी नो डायगोनल स्क्वायर का A√2 आएगा, ये A, तो पाइथागोरस से ये A√2 आ जाएगा, तो K Q स्क्वायर, और A√2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर। ये आपकी 3 फोर्सेस बन गई, करेक्ट। अब देखो यहां कूलम्स लॉ का काम यहां तक था, कूलम्स लॉ का काम यहीं तक था। अब हमें वेक्टर्स का नॉलेज लगाना है,
तो अगर आपको नेट फोर्स अब क्यू पे निकालनी है, Q2 पे ना, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड नेट फोर्स ऑन Q2. तो वेक्टर F2 विल बी वेक्टर F21 प्लस वेक्टर F23 प्लस वेक्टर F24, इन तीनों का सम होगा। ठीक, अब ये 1D केस तो है नहीं, 1D में हमारे लिए सम करना आसान हो जाता है क्योंकि 1D में वेक्टर्स को लीनियर होते हैं, तो हम एक साइड पॉजिटिव ले लेते हैं, याद है ना, और वेक्टर साइन हटा देते हैं, प्लस माइनस साइन से ऐड कर लेते हैं। बट ये वन डायमेंशनल केस नहीं है, फोर्सेस प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ से आप एक बार में मैक्सिमम 2 फोर्सेस ऐड कर सकते हो। कंपोनेंट मेथड से यू कैन ऐड नंबर ऑफ फोर्सेस 2, 3, 4, 5। तो यहां पे आप कंपोनेंट मेथड लगा सकते हो। बट यहां पे देखो, पैरेललोग्राम लॉ का हमें एक एडवांटेज मिलेगा। देखिए, एक सिचुएशन होती है कहां पे हम तीन फोर्सेस है, उनको भी कैसे पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं। हमने वेक्टर के बेसिक नॉलेज में देखा था कि अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, ठीक, और आर इनका रिजल्टेंट है और ये एंगल थीटा है, तो आर विल बी द डायगोनल। आर कहां से, कॉमन टेल से ओरिजिनेट होता है, डायगोनल। व्हाट यू थिंक, ये मैं कई बार बता चुका हूं, क्या ये पक्का है, श्योरली थीटा बाई 2 आएगा? क्या जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करेगा? नो, नहीं करेगा। ये एक स्पेशल केस में ही करेगा, इफ a इज इक्वल टू बी, या आप कह सकते हो मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b, यानी अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, याद है, तो हमने देखा था अगर मैग्नीट्यूड सेम होंगे तब श्योरली यू कैन से कि ये एंगल होगा थीटा बाई 2 और ये एंगल होगा थीटा बाई 2। और अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होंगे तो ये डायगोनल वेक्टर एंगल बाइसेक्ट नहीं करता है। उस केस में हमने देखा था जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसके साथ डायगोनल एंगल कम बनाता है, एंड वाइस वर्सा। तो हम लोग एक स्पेशल केस देख रहे हैं जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, से इसका भी x है और इसका भी x है, तो श्योरली ये बाइसेक्ट करेगा। और यहां हमने डिराइव किया था वेक्टर में कि ये जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ ईदर मैग्नीट्यूड x cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा नॉलेज है वेक्टर का। अब देखिए कब हम तीन वेक्टर्स में पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, अगर हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन ये हो कि जो दो आउटर वेक्टर्स, अगर तीन वेक्टर तुम्हें ऐड करना है, ठीक, तुम्हें अगर तीन वेक्टर ऐड करना है तो जो दो आउटर वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, इसको मैं फिंगर टिप पॉइंट लिख ले रहा हूं। तो ये ए और बी है, मान लो ए का भी मैग्नीट्यूड एक्स है और बी का भी मैग्नीट्यूड एक्स है, और ये पूरा एंगल थीटा है, और ये तीसरा वेक्टर है सी। ठीक है, तो पहली कंडीशन तुम्हारी क्या मिलनी चाहिए कि टू आउटर वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड। ठीक, और दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि जो तीसरा वेक्टर है वो इनके एंगुलर बाइसेक्टर पे होना चाहिए। थर्ड वेक्टर इज along एंगुलर बाइसेक्टर। अगर ये दो कंडीशन मिल रही है तो यू कैन ऐड द थ्री वेक्टर्स वेरी इजीली बाय पैरेललोग्राम लॉ। नाउ यू विल थिंक हाउ कैन वी ऐड थ्री वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ? पैरेललोग्राम लॉ इज मेंट फॉर एडिंग टू वेक्टर्स, वी विल सी राइट नाउ। अगर ये दो कंडीशन बेटा मिल रही है तो हम इन तीन वेक्टर्स को पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं। ठीक, कैसे? देखो, पहले तुम क्या करो, सी को इग्नोर कर दो। ठीक, सी को इग्नोर कर दो और तुम मान लो R1 पता लगा लो ए और बी का सम। ठीक, तो ए ये है, बी ये है। ठीक, अब ये एंगल है थीटा, अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अभी मैंने जो वेक्टर का नॉलेज बताया अगर वो यहां पे लगाओगे तो ये पक्का है कि तुम्हारा R1 एंगुलर बाइसेक्टर पे आएगा। करेक्ट, कितने पे? थीटा बाई 2 पे। और R1 का तुम सीधे वेक्टर का फॉर्मूला लगा दोगे, ट्वाइस ऑफ द कॉमन मैग्नीट्यूड cos थीटा बाई 2, ये आ गया। ठीक, अब तुम्हें ए बी का तो काम है नहीं ना, ए बी का तो काम है नहीं। ठीक, अब ये बताओ जिधर R1 है, क्या ना इससे उधर ही मेरा वेक्टर सी भी है ना, जिधर R1 है उधर ही सी भी है, क्योंकि सी भी तो इसी एंगुलर बाइसेक्टर पे था। तो ये R1 हो गया और ये वेक्टर सी हो गया।
ठीक, और R1 ऑलरेडी ए बी का सम है, और तुम्हें तीनों का सम तुमने R लिखा था, तो R को क्या लिख सकते हो, R1 प्लस सी। अब ये तो 1D केस है ना, R1 और C के डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड हो जाएगा R1 का मैग्नीट्यूड प्लस C। तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड 3 वेक्टर्स वेरी इजीली विद द पैरेललोग्राम लॉ। ऐसे ये कंडीशन लगा के तो 3 वेक्टर्स में बहुत इजीली पैरेललोग्राम लॉ का ये अप्रोच लगा सकते हो। बट चेक क्या करना होगा, कभी अप्रोच लगेगा जब दो आउटर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो पहले उनका रिजल्टेंट निकाल लो इस फॉर्मूले से, उनका रिजल्टेंट एंगुलर बाइसेक्टर पे आएगा, और तीसरा वेक्टर भी एंगुलर बाइसेक्टर पे हो तो उसका एडवांटेज तुम्हें मिल जाएगा कि ये दोनों वेक्टर कोलीनियर हो जाएंगे, तो उनके मैग्नीट्यूड एड अप हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज था जो हम कुछ प्रॉब्लम्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं वापस अपनी प्रॉब्लम पे। तो यहां मेरे को ये 3 फोर्सेस ऐड करनी है। ठीक, अब मैं यहां पे देखो एक सिंप्लीफाइड फिगर बना रहा हूं, आई एम नॉट मेकिंग द कंप्लीट स्क्वायर। ठीक, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दैट टारगेट। द टारगेट वाज आई गेस Q2 ना, यहां पे ये Q2 था। ठीक, और इस पे पहले मैं इन दो फोर्सेस को बना रहा हूं। ठीक है, पहले मैं बना दे रहा हूं F21 और F23। तो ये था F21 और ये था F23। मैंने अभी F24 नहीं बनाया। ठीक है, एंड दिस इज द डायगोनल लाइन, दिस इज द डायगोनल लाइन, दैट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं इन दोनों फोर्सेस का बस सम निकाल रहा हूं। तो कैन वी से कि अभी तुमने देखा F21 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, वेक्टर नहीं लिखा हूं, सेम एज F23 का मैग्नीट्यूड KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। करेक्ट, ये चीज आई थी, और इनके बीच का एंगल है 90। तो हियर वी हैव टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। पक्का, हियर वी हैव टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, यहां दो वेक्टर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड के। और देखो जो तीसरा वेक्टर है, 3 ऐड करने हैं ना, तो ये दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के है, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, डायगोनल के अलोंग। और जो तीसरा वेक्टर है वो इसके एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग है, कूलम्स लॉ के नॉलेज से वो ऑलरेडी डायगोनल पे आ रहा है। तो ये वाला अप्रोच हमारा कंडीशन मीट हो रही है कि देयर आर टू आउटर वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, टू आउटर वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, एंड द थर्ड वेक्टर इज अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द टू वेक्टर्स। तो हम क्या करें, पहले इनका रिजल्टेंट निकाल लें। तो लेट f डैश बी F21 प्लस F23। अभी मैं केवल बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं। तो अब यहां वेक्टर का बेसिक लगा दो, तो आप कहोगे सर f डैश इनके डायगोनल पे आएगा, पहला पॉइंट, और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये एंगल बाइसेक्ट होगा, तो ये 90 45 45 में बढ़ जाएगा। ठीक, तो तुम्हारा जो f डैश आएगा वो डायगोनली आउट आएगा बाय द नॉलेज ऑफ वेक्टर्स। यहां कौन सा नॉलेज तुमने लगाया, वेक्टर। और f डैश क्या होगा, ट्वाइस ऑफ द कॉमन मैग्नीट्यूड, तो वो आप F21 लिख सकते हो cos थीटा बाई 2। थीटा यहां कितना है, 90 डिग्री, दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो 2 F21 कितना है, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर cos 45, 90 बाई 2 हो गया 45। तो आपका f डैश की वैल्यू कितनी हो गई, तो देयरफॉर f डैश की वैल्यू हो गई 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू 1 बाई √2 ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई √2, √2 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक, ये तुम्हारा f डैश की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें तो तीनों फोर्सेस का सम निकालना था ना। हमने लिखा था जो नेट फोर्स 2 पे है वो क्या है, F21 प्लस F23 प्लस F24। और अभी तो तुमने इन दोनों को सम किया और इसको क्या नाम दे दिया, f डैश। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो F2 इज व्हाट, इसकी जगह f डैश प्लस F24 ना। अब आप इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो, तो अब हमें F21 और F21 और F23 बनाने की तो नीड नहीं है ना। अब हमें F21, ये सेंटर हो गया और ये चार्ज रखा है Q2। ठीक, तो F21 और F23 की जगह इनका रिजल्टेंट बना दे सीधे ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी तुम ऐड कर चुके हो। तो इनका रिजल्टेंट यहां आया कितना, f डैश, और ये एंगल आया 45,
और ये किस नॉलेज से आया? बाई नॉलेज ऑफ वेक्टर्स। ठीक, कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर थे तो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। और F24 किधर आया था? F24 भी इसी डायगोनल पे आया था। ये तुम्हारा आया था क्या? F24। और ये किस नॉलेज से आया था? बाई नॉलेज ऑफ कूलम्स लॉ ना, कि दो चार्जेस के बीच की फोर्स किधर लगती है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। अब देखिए हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो अब ये दोनों कोलिनियर फोर्सेस हो गई। ये दोनों फोर्सेस क्या हो गई? कोलिनियर हो गई, एक ही डायरेक्शन में हो गई। तो ये 1D केस हो गया तुम्हारा, 1 डायमेंशनल केस हो गया। तो आपका जो F2 है, सबसे वेक्टर साइन हटा दो, सिंपली इनके मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे। तो F2 क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये हमारा कितना आया था? √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2। और ये कितना हो जाएगा? F24 कितना आया था? के क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो आपकी जो नेट फोर्स 2 पे आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यू कैन टेक कॉमन, यू विल गेट √2 प्लस 1/2 ना, √2 प्लस 1/2। तो इसको आप यू कैन मल्टीप्लाई बाई 2, सो विल गेट F2 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो ये प्रॉब्लम अभी कई सेकेंडरी एप्लीकेशन में भी यूज होगी। जैसे अभी हम देखेंगे कि हम पूछेंगे कुछ प्रॉब्लम में हम लोग करेंगे कि बीच में स्क्वायर पे कितना चार्ज रख दे कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये तो आपने पूरी वर्किंग की। ठीक, अब आप इसको एज ए एफटीपी भी याद रख सकते हो। हम इसे एज फिंगर टिप पॉइंट भी याद रखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में और न्यूमेरिकल में हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि बार बार हम इतनी डिराइव करें। ठीक, तो आप इसको एफटीपी याद रख सकते हो, ये एज ए एफटीपी। ठीक, कि अगर कोई भी स्क्वायर है, ठीक है, और इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है। ठीक, तो पहला पॉइंट तो याद रखना, चारों पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, हाँ डायरेक्शन अलग होगा। और चारों पे अगर तुम फोर्स बनाओगे तो फोर्स विल बी वेयर? डायगोनल लाइन के अलोंग होगी। जैसे इस पे बनाओगे तो बाहर की तरफ ये Fe, इस पे बनाओगे तो ये बाहर की तरफ, इस पे बनाओगे तो ये बाहर की तरफ, इस पे बनाओगे तो ये बाहर की तरफ। ठीक, और साइड ए है, तो ये जो Fe आएगी किसी पे भी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा कूलम्स कांस्टेंट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हम इतना एफटीपी याद रखेंगे, फिंगर टिप पॉइंट। ठीक है, यहां देखो मैंने वेक्टर नहीं लिखा है, क्योंकि चारों अगर वेक्टर सेम नहीं लिख सकते, अब हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक, तो चारों पे सेम मैग्नीट्यूड लगेगा दिस मच, तो इसको हम एफटीपी अगर याद रखेंगे तो अभी हम कई सेकेंडरी प्रॉब्लम्स करेंगे जहां ये सीधे आप डिराइव्ड रिजल्ट लगा लोगे, तो यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई कि अगर 4 चार्जेस रखे हैं वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर पे, तो किसी भी एक पे क्या इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी। ओके।